दोस्तों, एक नौजवान अपनी ज़िंदगी में काफ़ी व्यस्त था, मस्त था। अपनी ज़िंदगी को काफ़ी एंजॉयमेंट के साथ काट रहा था, क्योंकि वह काफ़ी अच्छी नौकरी करता था, काफ़ी अच्छे पैसे कमाता था और उन पैसे से अपनी लाइफ में फुल मस्ती करता था। दोस्तों, एक दिन वो रात को 12 बजे के आसपास पार्टी करके घर पहुंचता है और घर आने के बाद वो अपने बेडरूम में जाकर के सो जाता है। जब उसे नींद आ जाती है तो नींद आने के बाद वो रात को एक काफ़ी भयंकर सपना देखता है। उस सपने में वो देखता है कि उसकी पत्नी, जिसे उसने तकरीबन 7 साल पहले छोड़ दिया था, उसकी पत्नी उस सपने में दिखाई देती है। उसकी पत्नी काफ़ी फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनी हुई है और उसके सामने फूट फूट करके रो रही है और कह रही है कि मैंने क्या गलती कर दिया था, मेरा क्या कसूर था, क्यों मुझे इस तरह से तुमने छोड़ दिया, मैंने तो कोई गलती भी नहीं किया, मैं तो तुम्हें दिलो जान से चाहती थी, मैं तो तुम्हें अपने से ज़्यादा प्यार करती थी, आखिर ऐसा क्या कसूर हो गया मुझसे जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया और कभी भी सुध लेने की ही कोशिश नहीं किया। ये सारी चीज़ें जब वो देखता है, उसकी पत्नी फूट फूट करके रो रही थी, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। जब ये सारी चीज़ें देखता है तो देखते ही उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। वो उठ करके अपने बेड पर बैठ जाता है और बेड पर बैठने के बाद वो फूट फूट करके रोने लगता है। उसे अपनी पत्नी की याद आने लगती है और फिर काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आती है। वो उठ करके जाता है और फिर एक गिलास पानी पी करके आता है और फिर बेड पर बैठता है और फिर उसके बाद अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है। अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए वो एक एक पल उसे याद आने लगते हैं। अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना, शादी का पूरा मंजर उसके सामने, उसके आंखों के सामने चलचित्र की माफिक घूमने लग जाता है। जहाँ जहाँ उसने अपनी पत्नी के साथ अपना कीमती समय स्पेंड किया था, वो सारी चीज़ें उसे दिखाई देने लगती है। वो नदी, वो नाले, वो खंडहर, वो रास्ते, वो कच्चे रास्ते, वो तालाब, वो पोखरे, वो मंदिर जहाँ पर अपनी पत्नी के साथ घंटों बैठ करके वो बातें किया करता था, वो प्यार के एक एक पल उसे याद आने लगते हैं जब घंटों घंटों बैठ करके ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखने के बाद, सारी चीज़ें जो सोचने के बाद वो काफ़ी दुखी होता है और फूट फूट करके रोने लगता है। उसे नींद नहीं आती है और फिर जब वो घड़ी की तरफ देखता है तो उस समय रात के 2:30 बज रहे होते हैं। वो काफ़ी बेचैन हो जाता है और उसके बाद वो भयंकर निर्णय लेता है और वो सोच लेता है कि चाहे कुछ भी होगा, आज मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा, उसे मना करके ले आऊँगा। जो भी गलती होगी, या मुझसे गलती हुई होगी या उससे गलती होगी, उसके लिए मैं खुद भी उससे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन पत्नी को अब किसी भी तरह से मैं लेकर के आऊँगा। काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है। वो उसी समय तकरीबन रात के 4 बजे के आसपास जब हल्की हल्की भोर होती है और अपनी मोटरसाइकिल को उठाता है और अपनी पत्नी को लेने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, जब रास्ते में वो जा रहा होता है तो बार बार वही चीज़ें, वही मंजर उसके दिलो दिमाग में चल रहा था। वो काफ़ी खुश होता है कि आज मैं अपनी पत्नी से मिलूँगा, अपनी पत्नी को मना करके और अपने घर लेकर के आऊँगा। वो सारी बातें जो रात को वो सोच रहा था, वो सारी बातें फिर उसके दिलो दिमाग में चलने लगती है। वो सारे पल जो अपनी पत्नी के साथ उसने, वो खुशनुमा पल जो उसने बिताया था, वो उस गाँव, जिस गांव से अपनी पत्नी को विदा करा करके ले आया था, उस गांव के सारे मंजर, वो नदी नाले, वो पोखरे, वो मंदिर जहां पर वो घंटों घंटों तक अपनी पत्नी के साथ बैठ करके बातें करता था, वो सारी चीज़ें पूरे रास्ते वो सोचता रहता है और काफ़ी खुश होता है कि आज मैं किसी भी तरह से अपनी पत्नी को मना करके ले आऊँगा। यही बातें सोचते सोचते वो अपने पत्नी के गांव पहुंच जाता है और जब वो अपने पत्नी के गांव पहुंच जाता है, उसके बाद अपनी पत्नी के घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी पत्नी के बारे में जब पूछता है, अपनी पत्नी के बारे में जब जानना चाहता है, तो उसे उसकी पत्नी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है, कुछ ऐसी बात पता चलती है जिसको सुन करके वो कांपने लग जाता है। वो दहाड़े मार मार करके रोने लगता है, वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी, ऐसी क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी को खुद से 7 सालों तक दूर रखा, और ऐसी क्या बात उसको उसके पत्नी के बारे में पता चलता है जिसको सुन करके वो फूट फूट करके दहाड़े मार करके रोने लगता है। दोस्तों, बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। 2 प्यार करने वालों की एक दर्द विदारक कहानी है। इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। इस कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप था। प्रदीप की शादी बगल के गांव के रहने वाली सुषमा नाम की लड़की के साथ हो जाती है। सुषमा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और जब प्रदीप
सुषमा जैसी खूबसूरत पत्नी को पाता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सुषमा 2 बहनें थी। सुषमा का कोई भाई नहीं था, उसके बूढ़े माता पिता थे, इसलिए सुषमा के ऊपर ही जिम्मेदारी थी अपने माता पिता को देखने का। उसकी जो बड़ी बहन थी वो अपने पति के साथ दिल्ली रहती थी और घर पर अपने माता पिता की देखभाल करने वाली सिर्फ और सिर्फ सुषमा ही थी। इसलिए जब शादी होती है तो सुषमा अपने पति से कहती है, प्रदीप से कहती है कि मुझे अपने माता पिता को भी देखना होगा और जब जब मेरे माता पिता को ज़रूरत पड़ेगी मुझे बीच बीच में हर महीने में अपने माता पिता के पास जाना होगा, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। कभी उनको कोई परेशानी होती है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, इसलिए मुझे उनको भी देखना होगा। प्रदीप कहता है, कोई बात नहीं, माता पिता को अगर तुम्हें देखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो मैं तुम्हें कब मना कर रहा हूँ। जब तुम्हें जाना होगा तब तुम जा सकती हो। और इस तरह से दोनों पति पत्नी काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जीवन का निर्वाह करने लग जाते हैं। प्रदीप मुंबई में काम करता था, मुंबई में नौकरी करता था, काफ़ी अच्छे पैसे कमाता था, खूब पैसे कमाता था। प्रदीप का परिवार काफ़ी बड़ा था। प्रदीप के खुद के 4 भाई थे और उसके चाचा का परिवार भी उनके साथ ही रहता था। उसके चाचा के 3 लड़के थे। टोटल 7 लोगों का परिवार था, जिसमें से 5 लोगों की शादी हो गई थी और छठा अभी प्रदीप की शादी हुई थी और एक उनके चाचा का लड़का अभी शादी करने के लिए बाकी था। इस तरह से काफ़ी बड़ा परिवार था, कई सारी महिलाएं उस घर में थी। और जब कहते हैं कि जब बड़ा परिवार होता है तो बहुत सारी बातें होती हैं। उस परिवार में कमाने वाला एक प्रदीप ही था, बाकी जो थे वो गांव पर ही रहते थे, खेती बाड़ी करके और अपना जीवन यापन करते थे। और प्रदीप अपना पैसा जितना भी कमाता था पूरे अपने परिवार में खर्च कर दिया करता था, अपने परिवार वालों को दे दिया करता था। लेकिन जब प्रदीप की शादी हो जाती है और सुषमा जब पत्नी बनकर के प्रदीप के जीवन में आती है तो उसके बाद सुषमा को बार बार अपने गांव जाना होता है, अपने माता पिता को भी देखना होता है। और जब प्रदीप मुंबई से कमा करके आता है और उसे जब पता चलता है कि सुषमा अपने माता पिता के गांव है तो सीधे उधर से उधर ही वो वहीं पर अपने ससुराल में ही चला जाया करता था और वहीं पर काफ़ी दिनों तक अपनी पत्नी के साथ रहता था और वहीं पर पैसा रुपया खर्चा करता था। ये सारी चीज़ें देख करके उसका जो परिवार था, उसके जो भाई वगैरह थे और उनकी जो पत्नियां वगैरह थी, सारे लोग कानाफूसी करने लगते हैं। सारे लोग ये सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो परिवार कैसे चलेगा। जो इस परिवार का कमाने वाला व्यक्ति था वो तो अपने पत्नी को देखने लगा है, वो सीधे डायरेक्ट ससुराल में ही चला जाता है और वहीं पर खर्चा बर्चा करने लगता है। अब इस परिवार को कैसे देखा जाएगा, क्योंकि सारे लोग उस परिवार के प्रदीप के ऊपर ही डिपेंड थे। सारे लोग ऐसे नकारा टाइप के थे, निकम्मे टाइप के थे, सारा हट्टे कट्टे थे, लेकिन कोई काम नहीं करना चाहते थे, घर छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ प्रदीप के ऊपर डिपेंड रहना चाहते थे। ये सारी बातें जब उन लोगों के दिलो दिमाग में चलने लगती है तो सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि किस तरह से प्रदीप को और सुषमा को दोनों को अलग किया जाए। जब तक ये दोनों अलग नहीं होंगे तब तक प्रदीप अपने पूरे पैसे सुषमा के ऊपर लुटाता रहेगा और हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। उसके बाद ये लोग प्रदीप को तोड़ना शुरू कर देते हैं। बार बार जब प्रदीप इन लोगों के पास आता है जब छुट्टियों में, तो उसे ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो ऐसे ही अकेले रहती है। जब छुट्टियां काट करके वो मुंबई पहुंच जाता है तो ये लोग फ़ोन करके और उससे कहते रहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो गलत काम करती है। वहाँ पर इन लोगों ने उसको इस लड़के के साथ देखा है, ये दूसरे लड़कों के साथ इसके गलत संबंध है और वो उसको इस तरह से प्रदीप को बरगलाने लगते हैं। कभी उसकी कोई भाभी, कभी कोई भाभी, कभी उसका कोई भाई उसको फ़ोन करके यही कहते रहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही गलत आचरण की है। उसके दिमाग में ये लोग यही हमेशा बैठाते रहते हैं और ये भी कहते हैं कि वहाँ पर उस गांव का एक लड़का जो देख करके हमको बताया है कि वो किसी और लड़के के साथ संबंध में है, दूसरे के साथ उसका अनैतिक संबंध है। ये सारी चीज़ें जब बार बार प्रदीप के दिमाग में डाला जाने लगता है तो धीरे धीरे वो भी अपनी पत्नी से दूर होने लगता है। दोस्तों, देखते ही देखते उसके और उसके पत्नी के बीच में बातचीत होने लगती है। वो अपने पत्नी को डांटने लगता है, फ़ोन पर ही डांटने लगता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे तो दूसरे लड़कों के साथ अनैतिक संबंध है, तुम्हें तो मैं प्यारा नहीं हूँ। और उसके बाद जब वो छुट्टियाँ आता है, अपनी पत्नी से मिलता है तो पत्नी को काफ़ी डांटता है, काफ़ी भला बुरा कहता है। वो बार बार सुषमा उसको कहती रहती है कि जो भी आपके दिलो दिमाग में जो ये बातें जो लोग डाल रहे हैं ये सारी बातें गलत है। मैं तो वहाँ पर अपने माता पिता की जिम्मेदारी संभालने के लिए रहती हूँ, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए रहती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। उनका कब उनके साथ क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और शादी से पहले तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताया ही था, सारी चीज़ें आपसे कहा ही था। उस समय आपने कहा था कि कोई बात नहीं, आप अपने माता पिता को देखते रहना
और वही चीज़ अपने माँ बाप को देखती हूँ। मैं अपने माँ बाप को इस उम्र में छोड़ नहीं सकती हूँ। और जो भी आपकी भाभी और आपके भाई वगैरह आपके दिलो दिमाग में जो गलत बातें डाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी अगर खुद से देख लें, आपको पता चल जाता है, तो आप मुझे बेशक फांसी पर लटका देना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके दिलो दिमाग में तो उसके परिवार वाले, उसके घर वालों ने काफ़ी चीज़ें गलत डाल दिया था। यह ऐसा चीज़ ही होता है कि अगर उसकी पत्नी के बारे में बार बार कोई उसके बारे में कुछ गलत बोलेगा तो आदमी धीरे धीरे शक में पड़ी जाता है। और वही चीज़ प्रदीप का होता है। प्रदीप अपनी पत्नी को डांटने लगता है और एक बार जब प्रदीप छुट्टी आता है तो सीधे ससुराल पहुंच जाता है और ससुराल में जा कर के सुषमा को विदा कराकर अपने घर लेकर के आता है। और घर ले आने के बाद उसे कोसने लगता है और कहता है कि तुम अपने गांव में दूसरे लड़कों के साथ गलत संबंध बनाती हो, तुम्हारा गलत काम है, इसलिए तुम अपने गांव में रहना चाहती हो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। और ये सारी बातें जब वो बोलता है तो सुषमा भी कुछ उसको बोल देती है। और इस बोलने के बाद जो प्रदीप था उसको एक दो थप्पड़ लगा देता है। सुषमा काफ़ी नाराज़ हो जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। कहती है कि मैं आपको दिलो जान से चाहती हूँ, आपको दिलो जान से मैं प्यार करती हूँ, आपके बिना मैं अपने जीवन को कैसे काटूंगी, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन आप मेरे आचरण के ऊपर, मेरे व्यवहार के ऊपर इस तरह का लांछन आप लगा रहे हैं। मुझे पता है कि आपके भाई और भाभी आपको तोड़ना चाहते हैं, हम दोनों को तोड़ करके, और वो आपके पैसे को झीटना चाहते हैं, आपके पैसे को लेना चाहते हैं, इसलिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इन लोगों की बातों में आकर के मुझ पर हाथ उठाया है, तो ठीक है, मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी। और फिर उसके बाद सुषमा अपने गांव चली जाती है और अपने गांव जा कर के अपने माता पिता के साथ रहने लग जाती है। इधर जो प्रदीप था, अब इसकी बातों को देख करके जब उसके घर वाले, उसके भाई वगैरह और उसके चाचा वगैरह जब ये देखते हैं कि दोनों अलग हो गए हैं, तो काफ़ी लोग खुश होते हैं, काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अब जो भी पैसा था सब कुछ पहले जैसा उन लोगों के पास आने लग जाता है। कुछ दिन छुट्टियां काटने के बाद प्रदीप मुंबई चला जाता है और उसके बाद जो भी पैसा रुपया कमाता है अपने घर भेजने लगता है, अपने भाइयों को, अपने चाचा वगैरह को, सबको भेजने लगता है। और फिर इसके बाद ये लोग काफ़ी हंसी खुशी से, काफ़ी एंजॉयमेंट के साथ अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक से प्रदीप का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट काफ़ी भयंकर होता है, जिसमें उसका दाहिना पैर टूट जाता है, उसका पूरा पैर फ्रैक्चर होता है और दाहिना हाथ, मतलब दाहिने साइड का पूरा अंग उसका फ्रैक्चर हो जाता है। और वो काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रहता है। कुछ दिनों तक जब हॉस्पिटल में रहने के बाद उसका प्लास्टर वगैरह होता है, ट्रीटमेंट वगैरह होता है, तो तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद वो ठीक होता है। इस दौरान उसके घर वालों को पता चलता है कि प्रदीप का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उसके घर से उसके भाई, उसके चाचा वगैरह कोई भी मुंबई उससे मिलने के लिए नहीं जाता है। वो काफ़ी दुखी होता है और कहता है कि देखो, घर वाले सिर्फ पैसे के लिए हमारा साथ पकड़ के रखे हैं, ये लोग देखने भी नहीं आए हैं। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज होने के बाद अपने क्वार्टर में जाकर के वो रहने लग जाता है। डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें खाना पीना देने वाला कौन है, अभी तो तुमको 3-4 महीने यहाँ पर कम से कम तुम्हारा पैर और हाथ वगैरह सब कुछ सही ढंग से चलने के लिए कम से कम 2.5 से 3 महीने लगेंगे, और 2.5-3 महीने तुम इस तरह से पड़े रहोगे। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने घर चले जाओ, गांव चले जाओ, वहाँ कम से कम साफ़ सुथरा और पौष्टिक खाना आपको मिलेगा, जिससे आपकी रिकवरी अच्छी होगी और जल्दी हो जाएगी। और ये बातें जब उसको बताया जाता है तो प्रदीप वहाँ से सीधे अपने गाँव आ जाता है और गाँव आने के करके यहीं पर रहने लग जाता है। जब उसके भाइयों को, उसके चाचा वगैरह को पता चलता है कि ये तो अब गाँव आ गया है, वो अपने गाँव वालों को, अपने जो भाई वगैरह हैं, सबको बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टरों ने कहा है कि 2-3 महीने के बाद ही ये आपका सुधार हो पाएगा, तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रहा। उसके घर वाले कहते हैं कि वहाँ इतना अच्छा हॉस्पिटल था, वहाँ पर इतना अच्छा ट्रीटमेंट था, वहीं पर तुम्हें रहना चाहिए था, यहाँ किस लिए आ गए तुम। वो कहता है नहीं, ट्रीटमेंट तो हो चुका है, अब मुझे रिकवर होने में घर का सादा खाना, घर का पौष्टिक खाना और थोड़ा सा सेवा सत्कार घर पर चाहिए, वहाँ पर कौन करने वाला है। मैं तो इसीलिए आ गया हूँ कि भाई भाभी वगैरह थोड़ा मेरा सेवा वगैरह करेंगे, जिसके वजह से मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँगा। लेकिन ये चीज़ें वो सोच करके आया था, लेकिन उसके घर वाले, उसके भाई चाचा वगैरह, उसकी भाभियाँ वगैरह काफ़ी दुखी होती हैं। ये सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अब तो ये यहीं पर आ गया है, अब तो पैसे वगैरह की काफ़ी दिक्कत होगी। और कुछ दिनों तक जब वो 15-20 दिन तक रहता है तो उसके बाद उसकी भाभियाँ, उसके भाई वगैरह उससे कोसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर आकर के घर पे पड़े हुए हो, वहाँ पर रहते तो कम से कम कुछ पैसे वगैरह कमाते, यहाँ घर की हालत देख रहे हो कि हालत ख़राब है और तुम यहाँ पर अपना पैर लेकर के बैठे हुए।
कोई भी उसका सेवा सत्कार नहीं कर रहा था, कोई भी उसको टाइम से खाना पीना नहीं दे रहा था, कोई भी उससे सही ढंग से बात नहीं कर रहा था। ये सारी चीज़ें देख करके जो प्रदीप था वो काफ़ी दुखी रहने लग जाता है। वो सोचने लगता है कि जब तक मैं पैसे दे रहा था, जब तक कमा करके ले आकर के इन लोगों के पैरों, इन लोगों के हाथों पर पैसे रख रहा था, तब तक ये लोग काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छे प्यार से बातें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर 20-25 दिन से मैं आकर के यहाँ पर पड़ा हूँ, न ही कोई भाभी पूछ रही है, न कोई भाई पूछ रहा है, न चाचा ताऊ वगैरह कोई भी पूछ रहा है। हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, यही कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा हो तो आपका पूरा परिवार आपका साथ देता है, लेकिन एक बार जब पैसा आपके पास नहीं होगा तो आपको सही ढंग से वो पता चल जाता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। यही उसके साथ हो रहा था। वो काफ़ी दुखी होता रहता है और सोचता रहता कि कोई तो पूछे, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता है। बार बार उसे कोसने ही लगते हैं लोग और आके कहते हैं कि तुम यहाँ पर आकर के ऐसे पड़े हुए हो, तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर के नौकरी करो, पैसा कमाओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा जब तक मैं अच्छे तरीके से ठीक नहीं हो जाऊँगा। उसके घर वाले उसको बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। वो काफ़ी दुखी हो जाता है और उसके बाद वो सोच लेता है कि अब इन लोगों के साथ मुझे नहीं रहना है। वो अपना अलग घर बनवाने के बारे में सोचने लगता है। वो जब धीरे धीरे ठीक होता है, उसके बाद अपने घर वाले से, अपने भाइयों से, सबसे कहता है कि मैं अब आप लोगों के साथ नहीं रहने वाला हूँ। मैंने देख लिया तुम लोगों का सारी चीज़ें कि तुम लोग कैसे हो। तुम लोग सिर्फ पैसे के आदमी हो। जब तक तुम लोगों को पैसा मैं दे रहा था तब तक तुम लोग प्यार से रह रहे थे, लेकिन जब तुम लोगों ने देखा कि इसका पैर टूट गया, इसका हाथ टूट गया, अब ये किसी काम का नहीं है, तब तुम लोग इस तरह से बातें करने लगे। अब तुम लोग सेवा सत्कार भी नहीं कर रहे हो। मैं सोच करके आया था कि घर पर जाऊंगा तो कुछ सेवा सत्कार होगा, मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। और उसके बाद गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है कि मेरा बांट दो। गांव वाले भी कहते हैं कि तुम्हारा कौन है, तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, न तुम्हारी पत्नी है, न तुम्हारे बच्चे हैं। पत्नी को तो तुमने 6-7 साल पहले ही छोड़ दिया था। अब तुम अकेले रह करके क्या करोगे, इन्हीं लोगों के साथ रहो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं अब इन लोगों के साथ नहीं रहूँगा, मैं अपना अलग घर बनाऊँगा, अलग मकान बनाऊँगा। और उसके बाद गांव वाले फिर इन लोगों का बंटवारा कर देते हैं। वो कुछ पैसे इकट्ठा कर रखा था, 30-40 लाख रुपए उसने इकट्ठा करके बैंक में अपना जमा करके रखा था। वो वहाँ पर बगल में जो उसको हिस्सा मिलता है उसमें घर मकान बनवाने लग जाता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें वो घर मकान बनवाना की शुरू जब कर देता है तो उसके भाई वगैरह काफ़ी अड़ंगा डालते हैं, उसका मकान बनने नहीं देखते हैं, उसका सामान वगैरह सब उठवा लेते हैं, चोरी करवा लेते हैं, उसको काफ़ी परेशान करते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं कि किसी भी तरह से इसका घर न बनने पाए। लेकिन वो सारी चीज़ों से लड़ते लड़ते अपना घर मकान बनवाता रहता है। और दोस्तों के साथ एक दिन वो पार्टी कर रहा था और रात को पार्टी करके जब 12 बजे वो अपने घर पहुंचता है तो जब सोता है तो सोने के बाद उसे एक सपना आता है, एक भयंकर सपना आता है। और सपने में वो देखता है कि उसकी पत्नी जो काफ़ी फटे पुराने कपड़ों में इधर उधर घूम रही है, लोगों के घरों में काम कर रही है और दुखी होकर के वो फूट फूट करके रो रही है और उससे कह रही है कि मेरी क्या गलती थी, मेरी किस गलती की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। कम से कम इतना तो बता दिए होते कि मेरी गलती क्या है। मैंने तो कोई गलती नहीं किया, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इस तरह से बरगला दिया, मेरे बारे में गलत बातें, गलत अफवाह उड़ा दिया, जिसको तुम मान गए। मैं तो तुम्हें दिलो जान से चाहती थी, मैं तो तुम्हें दिलो जान से प्यार करती थी, लेकिन तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद कभी एक बार भी मुड़ करके देखने भी नहीं आए कि तुम्हारी पत्नी जो तुम्हें दिलो जान से चाहती थी, तुम्हें दिलो जान से प्यार करती थी, तुम्हारे लिए जीती थी, तुम्हारे लिए मरती थी, वो किस हालत में है। कम से कम एक बार देखने तो आ गए होते, कम से कम एक बार तो मुझे बता दो कि मेरी गलती क्या थी, मैंने कौन सा गुनाह किया था। और इतना कह करके उसकी पत्नी फूट फूट करके रो रही थी। जब ये सारी चीज़ें वो सपने में देखता है तो अचानक से फिर उसकी नींद खुल जाती है। और जब नींद खुलती है उठ करके वो बैठ जाता है और बैठ करके फिर अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है, उस शादी के बारे में सोचने लगता है जब पहली बार उसकी पत्नी उसके घर आई थी और दोनों कितने प्यार से घंटों तक एक दूसरे के बाहों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो अपनी पत्नी को पा करके कितना खुश था, कितना प्रसन्न था। उसकी खूबसूरती को देख करके वो हमेशा खुश रहता था। उसकी पत्नी उसे कितना प्यार करती थी। और जब वो पत्नी के साथ उसके गांव जाता था और जब छुट्टियों में वहाँ से मुंबई से सीधे अपनी पत्नी के गांव पहुँचता था तो पत्नी के साथ जब वो इधर उधर घूमता था, उन कच्चे रास्तों, उस नदी नालों, उस पोखरे, उस तालाब के किनारे जब वो घूमता था,
उस बगीचे में घूमता था, गांव के उस चौराहे पर घूमता था, उस मंदिर के पास जब बैठ कर के वो घंटों घंटों अपनी पत्नी से बातें करता था। तो क्या समय था वो, सारी चीज़ें जो उसके दिलो दिमाग में जब घूमने लगती है, उसके जहन में पूरा मंजर जब घूमने लग जाता है तो काफ़ी दुखी हो जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। उसके बाद वो निर्णय करता है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, इतने दिनों तक मेरे घर वालों ने सिर्फ मेरे पैसे से प्यार किया, लेकिन मेरी पत्नी तो मेरे पैसे से प्यार कभी नहीं किया। उसका तो सच्चा प्यार तो वही करती थी, इन लोगों का तो प्यार सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। अब चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं अपने पत्नी के पास जाऊंगा और उसे ले करके आऊँगा, बेशक पत्नी मुझे कुछ भी बोलेगी। और जब वो घड़ी में देखता है तो उस समय रात के 2:30 बज रहे होते हैं। वो किसी भी तरह से अपने आप को 1-2 घंटे सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। अब कहाँ उसे नींद आने वाली थी, उसके दिलो दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ पत्नी का चित्र ही चलचित्र की तरह से घूम रहा था। वो अपनी पत्नी को ही देख रहा था, उसकी खूबसूरती को, उसके साथ बिताए हुए पल ही उसको याद आ रहे थे। और तकरीबन 1-1.5 घंटे किसी भी तरह से अपने आप को बर्दाश्त करता है और उसके बाद तैयार होकर के रात को, सुबह जब हो रहा था, तकरीबन 4 बजे का समय हो रहा था, तभी अपनी बाइक लेकर के और वो अपनी पत्नी के गांव के लिए निकल जाता है। उसकी पत्नी का गांव वहां से 60-65 किलोमीटर के आसपास था और अपनी बाइक से वो चलाते हुए अपनी पत्नी के गांव जा रहा था। पूरे रास्ते अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। वो काफ़ी खुश था कि आज अपनी पत्नी से मिलूँगा और किसी भी तरह से अपनी पत्नी के पैरों पर गिर करके उसे मना करके ले करके आऊँगा। लेकिन कहीं न कहीं उसे डर भी लग रहा था, उसे एक भय भी उसके दिलो दिमाग में घूम रहा था कि मेरी पत्नी ठीक है कि नहीं है, मेरी पत्नी के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो, मेरे पत्नी को कोई परेशानी ना हो गई हो। और ये चीज़ें उसके दिलो दिमाग में घूम रहा था, लेकिन फिर भी अपने आप को मना रहा था और कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। और अपनी बाइक चलाते हुए जब वो अपने पत्नी के गांव पहुंच जाता है, उस चौराहे पर पहुंच जाता है, तो वहां पर एक चाय की दुकान थी, जहां पर सालों पहले, 6-7 साल पहले वो अपने पत्नी के साथ आकर के बैठ कर के चाय पीता था। जब उस दुकान पर पहुंचा था तो वो छोटी सी गुमती में जो दुकान थी वो आज आलीशान दुकान बन चुकी थी। उस चौराहे पर उस समय जब 6-7 साल पहले अपनी पत्नी के साथ वो आता था तो कुछ भी नहीं था, 1-2 छोटी छोटी दुकानें थी। आज वहाँ पर एक बड़ा सा मार्केट बन चुका था। वो सारी चीज़ों को देखता है तो उसकी पत्नी की याद आने लगती है और फिर वहाँ पर एक चाय पीता है और फिर धीरे धीरे उस गाँव में वो जाने लगता है। गाँव में जब पहुँचता है और जब अपने पत्नी के घर पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पर घर में उसके जो ससुर थे वो एक चारपाई पर लेटे हुए थे और जो उसकी सास थी, बूढ़ी सास, वो वहीं पर बगल में बैठ कर के मटर के दानों को छील रही थी और जो मिट्टी का चूल्हा था उसकी लिपाई कर रही थी। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जब देखता है कि बूढ़े और बूढ़ी इस घर में हैं, लेकिन जो सुषमा है उसका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा है। वो काफ़ी देर तक सुषमा को देखने की कोशिश करता है। उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा था जिससे उसे कोई पहचान न पाए और वो काफ़ी देर तक, 5 मिनट तक वहीं पर खड़ा रहता है। उसके ससुर लेटे हुए थे आंख बंद करके और उसकी सास जो काम में लगी हुई थी, उसका सास का भी उसके तरफ ध्यान नहीं था और वो किसी से, उसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि वो सास ससुर से कोई बात करे। उसने ऐसा काम ही किया था, 6-7 सालों तक अपनी पत्नी को इस तरह से छोड़ करके रखा था। वो काफ़ी दुखी था और सोच रहा था कि आखिर क्या हो गया। एक ऐसा डर उसके दिलो दिमाग में घूम रहा था, वो जो पूरे रास्ते वो सोच रहा था वही डर उसके दिलो दिमाग में घूमने लगा था। वो सोचने लगा था कि क्या मेरी पत्नी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है, क्यों नहीं मेरी सुषमा यहाँ पर दिखाई दे रही है। आखिर इस घर में अगर वो होती तो दिखाई देती, कुछ न कुछ उसके साथ गलत हो गया है। उसकी आंखें नम हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तभी वो गमछे से अपने चेहरे को ढक रखा था। अचानक उसकी सास की नज़र उसके तरफ जाती है और उसकी सास खड़ी होकर के उसके पास आती है और कहती हैं, कौन हो बेटा तुम, कहाँ आए हो, किससे मिलना है। वो कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है, नहीं माँ जी, मुझे किसी से मिलना नहीं है, मैं ऐसे ही आया था। वो कहती है, किससे मिलना है, किसके घर जाना है, तुम बताओ। वो कुछ भी नहीं बोलता है। काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़े खड़े और इधर उधर अपनी नज़रों से देखता रहता है कि सुषमा कहीं तो दिखाई दे जाए, लेकिन सुषमा उसे कहीं नहीं दिखाई देती है। फिर वो कुछ भी नहीं बोल पाता, अपने गमछे से अपने चेहरे को ढके हुए वापस मुड़ करके जाने लगता है। अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और फिर से उस चौराहे पर पहुंच जाता है। वहां चौराहे पर पहुंच करके काफ़ी देर तक वहां खड़ा रहता है और सोचता रहता है कि कहीं ना कहीं तो सुषमा दिखाई दे जाए, लेकिन सुषमा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर तो अपनी बाइक लेकर के वो जाने लगता है। थोड़े दूर जाता है, 1-1.5 किलोमीटर, तो फिर उसे ऐसा लगता है
कि पीछे से उसे कोई आवाज़ दे रहा है, कोई उसे कह रहा है कि कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़ करके, इतने दिनों बाद तो आए थे, कम से कम एक बार मिल तो लेते, मेरी हालत तो देख लेते, मैं कैसी हूँ, मैं बहुत ही बुरी हालत में हूँ, कम से कम एक बार आ जाओ, एक बार तो मिल लो, एक बार तो गले लगा लो। ऐसी बातें जब उसे उसके दिलो दिमाग में ऐसा चलता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से आवाज़ दे रहा है और ये सारी बातें कह रहा है, तो फिर वो उसकी मोटरसाइकिल आगे बढ़ ही नहीं पाती है। वहीं पर ब्रेक लगा लेता है और गाड़ी को फिर से वापस मोड़ लेता है और वो कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरा पता करके ही चलूँगा, चाहे मुझे कोई गालियाँ दे, चाहे मुझे मारे पीटे, जो भी कुछ हुआ होगा मैं जाऊँगा और अपने सास ससुर गांव वालों से मिल करके अपनी सुषमा के बारे में बात करूँगा कि सुषमा मेरी कहाँ पर है। वो सीधे फिर से मोटरसाइकिल लेकर के और जाने लग जाता है। जब रास्ते में चौराहे से आगे बढ़ता है, एक तालाब होता है, एक पोखरा होता है और पोखरे के साथ साथ में एक कच्चा रास्ता होता है, एक पगडंडी होता है और उस कच्चे रास्ते से मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा था, तभी एक फटी पुराने कपड़े में, मैले कुचैले कपड़े में दूर से आती हुई महिला दिखाई देती है। उसकी चाल ढाल से इसे ऐसा लगता है कि सुषमा ही है। वो अपनी बाइक को वहीं पर खड़ा कर देता है और उस महिला को आते हुए निहारने लगता है। जब थोड़ी दूर चलने के बाद जब महिला उसके नज़दीक आती है तो इसने तो अपना चेहरा गमछे से ढक रखा था। वो महिला जब इसके नज़दीक आती है, उस महिला को देख करके पहचान जाता है कि वो उसकी सुषमा ही है। सुषमा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, पुराने थे, मैले कुचैले थे, ऐसा लग रहा था वो कहीं ना कहीं से कोई काम करके आ रही थी। उस सुषमा जब उसके पास से गुजरने वाली होती है तभी उसे रोकता है और कहता है सुनिए। सुषमा वहीं पर ठिठक जाती है और कहती है हाँ बताइए क्या बात है। तो कहता है कि आपका नाम सुषमा है क्या। जब सुषमा उसके मुंह से ये बात सुनती है तो कहती है हाँ मेरा नाम सुषमा ही है, लेकिन आप कौन हो, आपको मेरे नाम से क्या करना है। इतनी बातें सुषमा अभी बोली ही होती है कि सुषमा की नज़र जब उसके आंखों की तरफ जाती है तो उसके चेहरे को तो नहीं देख पाती, क्योंकि उसका चेहरा जो प्रदीप का गमछे से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों को देख करके वो पहचान जाती है। उसे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर प्रदीप ही होगा। वो उसके नज़दीक आती है और उसकी आवाज़ से भी उसे कुछ आभास हो रहा था कि ये प्रदीप ही है। वो प्रदीप के नज़दीक आती है और कहती है कि अपना गमछा आप हटाइए। प्रदीप कहता है क्यों, गमछा क्यों मेरा हटा रही हो। तभी सुषमा कहती है कि नहीं, मुझे आपको देखना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रदीप हैं। वो कहता है नहीं मैं कोई प्रदीप नहीं हूँ, मेरा नाम तो आकाश है, मैं तो ऐसे ही आपसे पूछ लिया था कि आप सुषमा हो क्या। सुषमा कहती है नहीं नहीं आप कोई आकाश नहीं हैं, आप अपने गमछे को हटाइए। प्रदीप अपने गमछे को नहीं हटाया तब तक से सुषमा उसके गमछे को पकड़ करके और डाउन नीचे कर देती है और उसके चेहरे को देखती है। जैसे ही सुषमा उसके चेहरे को देखती है उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। वो फूट फूट करके रोने लगती है, दहाड़े मार करके रोने लगती है और फिर तब तक वो अपनी बाइक को खड़ा करके और वो भी उसके नज़दीक आ जाता है और सुषमा उसको अपने बाहों में भर लेती है। दोस्तों जब सुषमा को इस हालत में वो देखता है और सुषमा जब उसको अपने बाहों में भर लेती है तो इसके भी, प्रदीप की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगते हैं। ये भी फूट फूट करके रोने लगता है और ये भी सुषमा को अपने बाहों में जोड़ करके कस लेता है। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे के बाहों में समाये रहते हैं। सुषमा प्रदीप से कहती रहती है कि आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई। वो सारे सपने वाली बातें जो सपने में उसे कह रही थी वही बातें फिर से ये दोहरा रही थी। सुषमा उससे कह रही थी कि आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई, किस गलती की सज़ा तुमने दिया, 7 सालों तक मुझे इस तरह से छोड़ करके रखा और तुम्हें कभी भी पता करने की भी कोशिश नहीं किया कि तुम्हारी पत्नी किस हालत में जी रही है, किस हालत में रह रही है, कैसे मर रही है। मैं तो काफ़ी दिनों से बीमार, किसी भी तरह से लोगों के घर में काम करके अपने जीवन को यापन कर रही हूँ। हमेशा तुम्हें याद करती हूँ, रात दिन तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि तुम्हें कुछ भी ना हो, तुम हमेशा खुशहाल रहो, लेकिन तुमने कभी भी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं किया। इतना निष्ठुर कैसे हो गए। कम से कम मुझे एक बार तो बता दिए होते कि मेरी गलती क्या थी। मैंने तो कोई गलती नहीं किया था। तुम्हारे घर वाले ने, तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारे चाचा ताऊ ने झूठ मूठ का मेरे ऊपर लांछन लगाया था और लांछन को तुमने इस तरह से सच मान करके और मुझे अपने आप से दूर कर दिया। जब प्रदीप उसकी ये बातों सुनता है तो प्रदीप की आंसू और तेज़ी से बहने लगते हैं और वो कहता है कि हाँ मुझसे गलती तो हो गई है, अब मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने दो, मुझे माफ़ कर दो।
दोस्तों ये दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। जो सुषमा थी उसके माथे पर अभी भी सिंदूर वैसे ही चमक रहा था जैसे पहली बार शादी करके आई थी। उसके सिंदूर को देखता है तो काफ़ी देर तक टकटकी लगा करके उसे देखता ही रहता है। तभी वहाँ पास से एक महिला आती हुई दिखाई देती है। वो महिला उसके नज़दीक आती है। वो रिश्ते में जो सुषमा थी उसकी चाची लगती थी। वो उसके नज़दीक आती है और आने के बाद प्रदीप को पहचान जाती है और कहती है, भैया क्या बात है, आप इतने दिनों के बाद कहाँ रास्ता भूल करके आ गए? तुमने इतने दिनों तक छोड़ दिया था। तुम यहाँ देखने के लिए आए हो क्या कि ये कैसे रह रही है? अगर देखने के लिए आए हो तो तुम वापस चले जाओ। जैसे भी रह रही है अपनी ज़िंदगी को ये काट रही है, मर रही है, जी रही है, लेकिन आज भी तुम्हारे सुहाग को अपने माथे पर इसने सजा करके रखा है। देखो वैसे ही सिंदूर इसने अपने माथे पर रखा है। मैंने बार बार, हम परिवार वालों ने, घर वालों ने इसे यही कहा था कि जाने दो, उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम कोई दूसरी शादी कर लो। उसके बारे में, उसका सिंदूर क्यों लगा करके और उसके बारे में सोच रही हो? लेकिन वो यही कहती थी कि नहीं, मैं सिंदूर तो लगाऊंगी ही और उन्हीं के नाम का लगाऊंगी। मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी। और जाने दो, कुछ भी हो, उन्होंने मुझे छोड़ तो दिया है लेकिन वो तो ठीक है ना, वो तो ज़िंदा है ना। बस यही सिंदूर को देख देख करके मैं उनको याद कर लिया करूंगी। और यही कह कह करके ये हमेशा रोती रहती थी। लेकिन आप कितने निष्ठुर थे कि आपने इसके बारे में कभी सोचने की कोशिश नहीं किया। प्रदीप और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, चाची मुझसे गलती हो गई। मैं लोगों के झांसे में आ गया, लोगों के बातों में आ गया। मैंने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी इतनी खूबसूरत पत्नी के साथ ऐसा करूंगा। लेकिन पता नहीं मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से इतनी बड़ी भूल हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई। इस गलती का मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोग, सभी लोग मुझे माफ़ कर दीजिए और इनको समझाइए कि ये मेरे साथ चलें, मैं इनको लेने के लिए आया हूँ। तभी जो सुषमा थी फिर से उसके तरफ देखती है और कहती है कि आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? क्या सचमुच आप मुझे लेकर के जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप अपने परिवार को छोड़ करके और मुझे लेकर के जाएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं। सच बताइए कि क्या मुझे लेकर के आप जाना चाहते हैं? तभी प्रदीप उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है और कहता है कि सच बोल रहा हूँ पगली, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। दोस्तों ऐसी बातें जैसे ही सुषमा सुनती है, सुषमा फिर से फूट फूट करके रोने लगती है और फिर से प्रदीप को अपने सीने से लगा लेती है। दोस्तों वहाँ पर जो उसकी चाची होती है, उसके अलावा भी कुछ और महिलाएं, कुछ और लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जो भी इस मंजर को देखता है सबकी आंखों में आंसू होते हैं। और उसके बाद सारे लोग सुषमा के घर जाते हैं। जब सुषमा के घर जाते हैं, उसकी माँ और उसके पिताजी जब प्रदीप को देखते हैं तो कहते हैं, बेटा तुमने इतनी गलती कर दिया, मेरी बेटी के साथ जो तुमने किया है ये बहुत ही गलत था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ गए तुम, इसी की खुशी है हमें। और उसके बाद फिर जो सुषमा के माता पिता थे उसको काफ़ी प्यार से काफ़ी पुचकारते हैं प्रदीप को और कहते हैं, बेटा जाने दो, जो भी हो गया हो गया, अब क्या किया जा सकता है, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। सुषमा बार बार एकटक लगा करके प्रदीप के चेहरे को देख रही थी और कह रही थी कि आपके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था, कोई घटना तो नहीं घटी थी? प्रदीप कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बीच में मेरा पैर वगैरह टूट गया था जिसकी वजह से मैं नौकरी छोड़ करके घर आ गया था। ये सारी चीज़ें बात होती है और उसके बाद खाना पीना खा करके उस रात को वहीं पर सोते हैं। उसके बाद प्रदीप सुषमा से कहता है कि सुषमा चलो तैयार हो जाओ, कल हम लोग चलते हैं। सुषमा कहती है, देखो जब शादी हुई थी तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि मैं अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता को इस तरह से मैं इस हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ जब तक ये लोग ज़िंदा हैं। और आज फिर कह रही हूँ, आप एक बार सोच लीजिए, फिर से आप मुझे लेकर के जाएंगे और फिर से मुझे छोड़ देंगे तो अच्छी बात नहीं है। मैं अपने माता पिता को इस तरह से इस बूढ़ी अवस्था में नहीं छोड़ करके जा सकती हूँ। मैं अपने माता पिता को भी देखती रहूँगी और आपके साथ भी रहूँगी, इसलिए फिर से आप लांछन लगाएंगे, फिर आपके घर वाले आपको बरगलाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। एक बार सोच लीजिए, मैं तो आपको चाहती हूँ और दिलो जान से चाहती हूँ, आप ही मेरे पति हैं। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी तब तक किसी और की नहीं हो सकती हूँ, लेकिन अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ सकती हूँ। जो प्रदीप था वो कहता है कि अरे पगली, अब तेरे माता पिता अब तुझसे अलग कभी नहीं रहेंगे। मैंने घर बनवा लिया है और उसी घर में हम लोग सारे लोग उसी घर में रहेंगे, हम लोग सब साथ में रहेंगे।
दोस्तों उसके बाद प्रदीप 10-12 दिन वहीं पर रहता है और 10-12 दिन के बाद उसके सुषमा के माता पिता को सबको लेकर के एक साथ आ जाता है और वहीं पर आकर के जो अपना घर नया बनवाया हुआ होता है उसी में वो रहने लग जाता है। उसके आने के बाद भी जो उसके भाई वगैरह, चाचा ताऊ वगैरह होते हैं, सब लोग फिर से उसको एक बार बरगलाने की कोशिश करते हैं। फिर से उसे कहते हैं कि ये जो तुम्हारी पत्नी है ये कुलच्छणी है, कुलंकिनी है, इसने दूसरे लोगों के साथ गलत संबंध बना रखा है, तुम इसके साथ मत रहो, अभी भी हम तुम्हारी काफ़ी अच्छी शादी करा सकते हैं, बहुत सारे लोग तुमसे शादी करने के लिए अपनी बेटी की तैयार हैं, बहुत सारे रिश्ते हमारे पास आते हैं, दूसरी तुम्हारी शादी कर देंगे, इसके अंदर क्या रखा है, इसको छोड़ दो, इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। और उसको बरगलाते रहते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब वो 7 सालों में अपनी पत्नी को उसने छोड़ा था तब भी उसके पास बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन उसके परिवार वाले ही उस रिश्तों को गलत सही कह करके लड़का शराबी है, गलत काम करता है, गलत लड़कों के साथ, गलत लड़कियों के साथ इसके अवैध संबंध है, ये सारी बातें कह करके उस रिश्तों को दूर कर देते थे, क्योंकि इसकी कहीं शादी न होने पाए, जिससे इसका पैसा वगैरह न बंटने पाए। दोस्तों ये सारी चीज़ें जब उसके घर वाले कहते हैं तो घर वालों को काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है आप लोग मेरे दरवाजे से अभी के अभी यहाँ से चले जाएं, दोबारा मेरे घर पर आने की कोशिश मत करना, कभी भी इस घर की तरफ नज़र उठा करके देखने की कोशिश नहीं करना, तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है और तुम लोगों की वजह से ही मैं इतनी खूबसूरत और इतनी प्यार करने वाली पत्नी से इतने सालों तक दूर रहा हूँ, अब मैं इससे दूर नहीं रह सकता हूँ, दोबारा ऐसी बातें नहीं करना, कोई भी बात अगर मेरी पत्नी के बारे में कोई करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसका जान भी ले लूँगा, अपना जान भी दे दूँगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बारे में कोई भी दूसरी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। मेरी पत्नी पाक साफ़ है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वच्छ है, उसका दिल भी साफ़ है, उसका चरित्र भी साफ़ है, इसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, आप लोगों को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ काफ़ी हंसी खुशी से, अपनी पत्नी के माता पिता के साथ काफ़ी हंसी खुशी से, काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करने लग जाता है। तकरीबन 1-1.5 साल के बाद इनको एक बेटे की प्राप्ति होती है और जब बेटा प्रदीप और सुषमा के जीवन में आता है तो इनकी खुशियां बढ़ जाती हैं। इनके जीवन में एक बहुत बड़ा खुशहाल परिवार हो जाता है, खुशियों की कोई कमी नहीं रहती है और फिर ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अपने जीवन का एंजॉय करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी एक सच्चे प्रेम की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।